प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास ये चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और बाकी ये आज हम देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें जो टॉपिक वाइज फैक्ट हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनका रिवीजन यहाँ पे करते हैं। देखिए, इसमें जितने भी सेशन हो रहे हैं या जितने भी सेशन हुए हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ा अच्छी तरीके से एक बार, दो बार, तीन बार देख के जाएंगे तो आपको परीक्षा में प्रश्न निश्चित तौर पर मिलेंगे। ठीक है, आप पेपर देने के बाद इनको मिला लीजिएगा। तो खैर, परीक्षा में प्रश्न इससे मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये एक तो लास्ट ईयर के प्रश्न हैं और अगर हम देखें इसको तो ये पूरा सिलेबस को कवर करते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फैक्ट हमने रखी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें सबसे पहला फैक्ट है, वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर कब उतरा था? 20 मई 1498 को पहुंचा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। अहमद इब्न मजीद कौन था? तो ये गुजराती पथ प्रदर्शक था। किसको लेके आया था? वास्को डी गामा को। किस बंदरगाह पे उतरा था? तो वो कालीकट, डेट। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा, कई बार छोटे छोटे फैक्ट के रूप में इनको पूछा जाता है। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो जब ये पहली बार उतरा तो इसका स्वागत किया था। अभी दूसरी बार जब 1502 में वास्को डी गामा आएगा तो इससे ये लड़ाई करेगा जमोरिन। ठीक है, इसके बाद है इसमें पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की और स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने कहाँ की? ये तस्मानिया की खोज की तथा न्यूजीलैंड की खोज। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये अल्बुकर्क को माना जाता है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। कौन? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 में भारत आया, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। और जो वास्तविक संस्थापक कौन था पुर्तगाली का? तो वो अल्बुकर्क था। दोनों बिल्कुल अलग करके रखिएगा। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग यानी भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1503 में कहाँ कराया था? कोचीन में कराया था। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? तो पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीस। इसको इस तरह से हम याद करते हैं, PDF। बीच में आप ई को इनबिल्ट कर दीजिए, तो PDF फाइल जैसे होती है। तो यहाँ पे आपके आगे पुर्तगीज, डच आ गए, उसके बाद फिर इंग्लिश आ गए और उसके बाद फिर फ्रांसीसी आ गए, बीच में डेन भी आते हैं। इसको इस तरह से याद करने का तरीका PDF ऐसे कह सकते हैं आप। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। किसने? पुर्तगालियों ने। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए एक अधिकार पत्र प्रदान किया था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। आप हमें कमेंट करके बताइए ये मछलीपट्टनम कहाँ पे है या मसूलीपट्टनम कहाँ पे है। देखिए, जियोग्राफी के हमारे जो सेशन हुए हैं मैपिंग के, उसमें कई बार डिस्कस हुआ है। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। ठीक है, तो ये अस्थायी कारखाना की जब बात आएगी तो सूरत में आएगा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर किसको दे दिया? तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ब्लैक होल की घटना कब की है? तो ये 20 जून 1756 की है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी जिसको हम कहते हैं, डेट याद रखिएगा, 20 जून 1756। इसके बाद JZ हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए। अगले दिन उनमें से केवल कितने? 23 जो थे वही बच पाए थे। तो जो JZ हॉलवेल था ये इसका चश्मदीद गवाह भी था, एक हिसाब से कह सकते हैं। 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यह उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया और एलिजा कैंपे इसके मुख्य न्यायाधीश हुए तथा चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड इसके अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में की गई। ठीक है, तो ये कुछ यूरोपीय कंपनियों के आगमन से महत्वपूर्ण फैक्ट थे।
इसके बाद फिर क्षेत्रीय राज्य के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, डेट बिल्कुल याद रखिएगा 1767 to 69। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि पे समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति का कारण मद्रास की ट्रीटी थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक यानी स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया या रोपा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान किससे? श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुई मार्च 1792 में। और फिर चौथे जो आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें जिसमें कि टीपू की मौत हुई थी 1799 में हुआ था। इसके बाद रणजीत सिंह ने कोहिनूर हुरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। और 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल यानी जागीर का एक भाग होता था महाल के साथ स्थापित की जाती थी। ये महाल है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 के अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। दादा भाई नौरोजी जिनका कि टाइम पीरियड 1825 टू 1917 ने 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मनमोहन घोष, फिरोज शाह मेहता आदि के साथ मिलकर लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया था। इसके बाद है फिर 1857 की जो रिवॉल्ट हुआ था यानी जो क्रांति हुई थी। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का क्या था? वो एक तात्कालिक कारण था, बाकी और भी बहुत सारे कारण थे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सहायक सेना अधिकारी पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी थी। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो 10 मई को मेरठ से हुआ। होने वाला था बाद में 31 मई को, लेकिन ये पहले ही हो गया। इसकी असफलता का कारण ये भी एक माना जाता है। बरेली में रुहेलखंड के उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की और जो वी.डी. सावरकर हैं उनकी एक बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 के सरकारी इतिहासकार कौन? तो एस.एन. सेन, जिसको सुरेंद्र नाथ सेन भी कहते हैं। तो इनकी पुस्तक है 1857, वो 1957 में पब्लिश हुई थी, कन्फ्यूज मत होइएगा। सुरेंद्र नाथ सेन की पुस्तक का नाम है 1857 जो कि 1957 में पब्लिश हुई। इसके बाद 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ 1859 से 1860। सन्यासी विद्रोह ये गलत टाइप हुआ है। सन्यासी विद्रोह का टाइम पीरियड 1763 से 1800 में और संथाल विद्रोह ये विद्रोह है 1855-56 में तथा पावना उपद्रव कब हुआ? 1873 से 76 में। और नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीन बंधु मित्र ने अपने उपन्यास या नाटक नील दर्पण में किया है। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिला जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए लेकिन बाद में ये एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में किसने की थी? भगत जवाहर मल ने की थी। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन? फराजी। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धो भगत ने किया था। इसके बाद 1855-56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इसके बाद है भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1818 से 1831 तक इन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। रंपा विद्रोह शाहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में हुआ और मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा और इनके विद्रोह को उलगुलान यानी महान हलचल के नाम से जाना जाता है। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ और कुकी विद्रोह 1917 से 1919 के मध्य, कूका विद्रोह 1840 से 72 के मध्य पंजाब में और पावना विद्रोह 1873-76 ये बंगाल में हुआ। ठीक है, तो ये सारे कुकी और कूका ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ था।
अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ, इसके नेता गोमधर कुंवर थे। कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, तो 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की। इसके बाद है इसमें 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया, जिसको हंटर कमीशन या हंटर आयोग कहते हैं। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। देखिए, हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सारी चीज़ों को डिस्कस करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हंटर की बात हो रही है, हंटर आयोग की बात हो रही है 1882। अब वुड डिस्पैच है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ वुड डिस्पैच कब आया, क्यों आया, किसके लिए आया। उसके बाद फिर हंटर कमीशन आया और उसके बाद भी और सारे जो आए, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपको दिमाग में, माइंड में रिकॉल होनी चाहिए। इसका मतलब यही है। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि जो चीज़ें यहाँ पे हैं वही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, उसके बाद उसको रिकॉल नहीं करना। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसके बाद फिर भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्टरेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अब मतलब ये होता है कि डाउनवर्ड फिल्टरेशन का मतलब कि ऊपर वाले कुछ लोगों को शिक्षा दे दो तो ये नीचे अपने आप फैलाते चले जाएंगे, इसका मतलब यही होता है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले के मिनट्स या मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया, तो यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये किसका सोच था? ये मैकाले ने ऐसा सोचा था। ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना 1857 में हुई और डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में, अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई। इसके बाद फिर आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, तो 1780 ईस्वी में जे.के. हिक्की ने बंगाल गजट समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। राजा राम मोहन राय ने 1821 में बांग्ला साप्ताहिक यानी संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। अब देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1882 में आया था। अब यहाँ पे इसका जिक्र हो गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए कि जो ये एक्ट था वो क्यों आया था, इसमें क्या कहा गया था और इसको रद्द क्यों कर दिया गया था, है ना। इसके बाद इन्होंने फारसी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। इंडियन मिरर अखबार जो था उसका प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था और इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने की थी। इसके बाद अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो वो 1868 में शिशिर कुमार घोष ने की थी कलकत्ता में। 1881 ईस्वी में बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए। तो यहाँ पे देखिए, केसरी जो था ये मराठी में था और मराठा जो था ये इंग्लिश में था। एक बार प्रश्न पूछा गया है। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश का समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया। अक्टूबर 1919 में यंग इंडिया के संपादक कौन बने? तो वो महात्मा गांधी जी बने। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए। अब इनको बिल्कुल याद रखिएगा, हरिजन जो था वो अंग्रेजी में था, हरिजन बंधु जो था वो गुजराती भाषा में था और हरिजन सेवक ये हिंदी में था। ठीक है। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके बाद फिर कुछ सोशल रिफॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद यानी 1863 से लेकर 1902 तक का इनका टाइम पीरियड रहा, उनको जाता है। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। इसके बाद फिर गवर्नर जनरल और उनके कार्य। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया। वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया, 1834 ईस्वी में
लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई और यहीं पे इसकी कब्र है। वसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, वसीन की संधि। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। कैप्टन स्लीमैन के साथ, नाम याद रखिएगा। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में चली, बंबई से ठाणे तक, लॉर्ड डलहौजी के समय। इसके बाद है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो महारानी की उद्घोषणा, और यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई थी। महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई और भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके टाइम पीरियड में हुई? तो लॉर्ड मेयो 1869 to 72 के काल में 1872 में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में ये जनगणना नियमित रूप से शुरू हुई 1881 से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। इसके बाद इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद फिर कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई और इसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर और उनके सहयोगी जमींदार थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एमजी रेनाडी तथा जीवी जोशी के द्वारा हुई। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कहाँ की? तो कलकत्ता में की थी। इसके बाद फिर आईएनसी के बारे में देखते हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। एलन एक्टोवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अग्रदूत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, इनका टाइम पीरियड है 1884 से 1888। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया कि यह एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरूजी ने की थी। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब कहते थे, 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वो अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड नागरिक थीं। वे 1907 से 1933 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात आएगी तो वो सरोजनी नायडू की, सरोजनी नायडू वहाँ पे बनी थी, कानपुर अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्या कहा था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। वर्ष 1900 में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। किसने कहा था? ये करजन ने कहा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। बेलगाम कहाँ पे है भाई? तो ये कर्नाटक में है। सरोजनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें लखनऊ, यानी जिसको अवध कहते थे उस समय, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन, 1856 से 58 तक इसका टाइम पीरियड रहा। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके बाद है इसमें
इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई एक पत्रिका है। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के काल में हुआ और वर्ष 1905 में किया गया था। मतलब लॉर्ड कर्जन के टाइम काल में ही जो हुआ था वो बंगाल का विभाजन हुआ था। वर्ष 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण बिहार में हुआ, अहमदाबाद और खेड़ा कहाँ, वो दोनों गुजरात में हुए, दोनों में इन तीनों में हिस्सा लिया था। इनका अगर क्रोनोलॉजी पूछा जाता है तो पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। ठीक है, ये 1917 में हुआ और ये 1918 में दोनों हुए, लेकिन पहले अहमदाबाद हुआ, उसके बाद फिर खेड़ा हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था और विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री तो BR अम्बेडकर थे। इसके बाद फिर कांग्रेस में गरम दल और नरम दल से कुछ रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि थे। उग्रवादी विचारधारा के 4 नेता कौन कौन थे? तो BG तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चंद्र पाल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? लाल बाल पाल। साइमन कमीशन के विरोध के समय में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की और इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 इनका टाइम पीरियड रहा, बंगाल के क्रांतिकारी थे। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल, जो कि इसके अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था। यहाँ सब याद रखने लायक है, ये ट्रेन का नाम, डेट, किसने किया, वो सारी चीज़ें। यह घटना काकोरी कांड, और काकोरी कांड का नाम अब बदल के क्या हो गया है? तो वो काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसके बाद इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लहणी को फांसी हुई। 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। कब? 1928 में। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की। जिसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में ही राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद सितंबर 1929 में उनकी मृत्यु हो गई और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1930 को फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की घोषणा की। काकोरी केस में अभियुक्त के बचाव हेतु गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? तो अशफाकुल्ला खां। और भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। गदर पार्टी, इसकी स्थापना हुई 1913 में, अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था गठित की थी या स्थापना किया था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला क्या था? एक जहाज़ था, यानी एक जलपोत था। बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड फैक्ट। तो ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। देखिए, बंगाल विभाजन का निर्णय कब हुआ और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, बंगाल विभाजन को वापस कब लिया गया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल विद डेट याद रखिएगा, प्रश्न मैचिंग के लिए पूछे जाते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। तो घोषणा हुई 20 जुलाई 1905 को, प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को।
रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन क्या मनाया गया? तो राखी दिवस मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की। बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन से रिलेटेड फैक्ट। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की। इसके बाद दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से क्या कहते थे? तो भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से स्मरण करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने गुजराती पत्रिका रास्त गोफ्तार की शुरुआत 1851 में की। 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में। 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। इसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था, ये 1909 में। इसके बाद फिर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन दैट इज 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। वर्ष 1916 में कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने एवं सितंबर 1916 में इनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग शुरू की। बेसेंट ने कॉमनवील और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। उसके बाद फिर गांधी जी और उनसे रिलेटेड जो आंदोलन है उसके बारे में देखते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। महात्मा गांधी का अल्पायु में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। करमचंद गांधी इनके पिताजी थे और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगियों की सहायता के लिए उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला और यह अखबार कितनी भाषाओं में प्रकाशित होता? गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, जो कि कहाँ पे था? डरबन, साउथ अफ्रीका में 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे और गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी डरबन गए थे। भारत आने पर उनका संपर्क किससे हुआ? तो जी के गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना क्या बनाया? राजनीतिक गुरु बनाया। और महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 ईस्वी में चंपारण यानी बिहार में पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें क्या? महात्मा की उपाधि दी। और बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का क्या था? प्रथम सत्याग्रह था और सर्वप्रथम घटना थी बिहार में। इसके बाद फिर किसान आंदोलन और किसान सभा से रिलेटेड फैक्ट है। तो 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ और वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। रॉलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से कुछ पर्टिकुलर फैक्ट है। तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य क्या था? तो आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच में ये वायसराय रहे कि कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलट एक्ट पारित हुआ था और गांधी जी ने रॉलट एक्ट के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया: होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। ये सभा है। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जनरल
रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर यानी REH डायर ने निहत्ती शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओडॉयर की लंदन में हत्या कर दी थी। इसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को। इसके बाद फिर खिलाफत आंदोलन से फैक्ट देखते हैं। तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं यानी शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। इसके बाद फिर असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया और चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? 4 फरवरी 1922। इस तिथि को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद फिर स्वराज पार्टी का गठन 1923। CR दास जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रणों से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। किसने कहा था? मौलाना हसरत मोहानी ने। इसके बाद दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के उपरांत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। इसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। इसके बाद फिर गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड फैक्ट। तो ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस नहीं गई। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे और लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला और कांग्रेस ने इसका भी बहिष्कार किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से लेकर 31 मार्च 1931 तक कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ और यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद फिर कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ। तो 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों में ही लागू थी। ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया, जो 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए पूना पैक्ट के बाद समाप्त हो गया। तो पूना पैक्ट 1932 में
के बाद महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की और फिर बाद में जिसका नाम बदल के हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए जो कि निर्विरोध थे। 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 में जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ, जो 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद अगस्त 1945 में समाप्त हो गया। उसके बाद विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध जिसका टाइम पीरियड 1939 से 1945 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1940-45 तथा 1951 से 55 तक का रहा। इसके बाद फिर पाकिस्तान की मांग से कुछ फैक्ट हैं। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नाउ और नेवर और वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर नाम से वितरित अपने पैम्फलेट्स में किया था। 22 से 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई और 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 इंडिया क्विट मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन से कुछ पर्टिकुलर फैक्ट है। तो वर्धा में 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद 7-8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक गोलिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था और महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार ये लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार भी हैं, उनके साथ थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार यानी आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। उसके बाद फिर इंटरिम गवर्नमेंट से कुछ प्रश्न हैं। अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कहाँ आया? दिल्ली आया। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में क्या थे? तो खाद्य और कृषि मंत्री थे। रक्षा विभाग किसके पास था? तो बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल का संबंध ये जवाहरलाल नेहरू के पास था। 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई, यानी जिसको हम डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं। उसके बाद फिर संविधान सभा से कुछ प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारे डेट याद रखिएगा। और भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इसके बाद भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट और एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 को। तो इसके अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निर्धारित की गई।
15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 1947 से 1948, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती C राजगोपालाचारी ये थे। इसके बाद फिर पत्र पत्रिकाएं पुस्तक और उनके लेखक, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, इसको बिल्कुल रट जाइएगा। इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन किया। किसने? तो ये एनी बेसेंट के बारे में बात हो रही है, छूट गया यहाँ पे। आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी। और एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, यानी वर्तमान में सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की स्थापना की। इसके बाद फिर दॉस कैपिटल, जर्मन भाषा में प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित, 1867 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये एक पुस्तक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबल माना जाता है। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि और राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। ए मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसके रचयिता कवि प्रदीप हैं। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गीत लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 1945 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। पंडित नेहरू ने मेरी कहानी एवं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तकें भी लिखी थी। इसके बाद बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल। द सैटेनिक वर्सेस के लेखक सलमान रुश्दी, एक उपन्यास है। द नेम सेक किसका है? तो ये झुम्पा लाहिड़ी का है। इसके बाद इसमें मानस का हंस प्रख्यात लेखक अमृतलाल नागर का प्रतिष्ठित उपन्यास है। और मृग नयनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। इसके अन्य प्रमुख उपन्यास इनके कौन से हैं? तो झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम, लगन, अहिल्याबाई इत्यादि। बिखरे मोती तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है, एक कहानी संग्रह। कामायनी किसका? तो जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं जयशंकर प्रसाद की? तो आंसू, लहर, अजातशत्रु, तितली, कंकाल इत्यादि। इसके बाद इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक तो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। ये भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते थे। इनकी अन्य चर्चित पुस्तकें हैं अग्नि की उड़ान। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ प्रमुख पत्र, पुस्तक, पत्रिकाएं दी गई हैं, उनके लेखक दिए गए हैं। तो बाल गंगाधर तिलक का केसरी है। अबुल कलाम आज़ाद का इंडिया विंस फ्रीडम। जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल। और लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया। जयप्रकाश नारायण का टूवर्ड्स स्ट्रगल। व्हिटवे का द स्प्रिंगिंग टाइगर। और फिलिप्स टैलबोट का एन अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड। रफीक जकरिया का द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। महात्मा गांधी का गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। और महात्मा गांधी का ही है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रैनिकल। महात्मा गांधी का यंग इंडिया। दुर्गा दास का इंडिया फ्रॉम करजन टू। इसके बाद कैथरीन मियो का मदर इंडिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का अ नेशन इन मेकिंग। इंदिरा गांधी का एटर्नल इंडिया। और BS मिन्हास का प्लानिंग एंड दी पुअर। इसके बाद ये सही सुमिलित दिया गया है। तो G सुब्रमण्यम अय्यर का हिंदू। दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया। मदन मोहन मालवीय का लीडर। सच्चिदानंद सिन्हा का सर्चलाइट। मोतीलाल नेहरू का इंडिपेंडेंट। और जॉर्ज एलन का द पायोनियर। MP गांधी का नवजीवन। लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा वंदे मातरम उर्दू समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनका रिवीजन आप अच्छी तरीके से करिएगा। हिस्ट्री का पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ जिसमें कि एंशिएंट है, मिडिवल है और मॉडर्न है, ये पूरा हो चुका है। इसके 2 सेशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। और एक जो सेंसस का हो चुका है। इसके बाद फिर हम इन्वायरमेंट का करेंगे, उसके बाद फिर साइंस, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तीनों का एक सेशन में या 2 सेशन में इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो सेशन समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा, ताकि मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।